आओ बच्चे, हम लोग अभी तक अलजेब्रा पढ़े हैं। अलजेब्रा का 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। वही अलजेब्रा हम लोग को पढ़ना था, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। यह दोनों हम लोग बड़ी अच्छा तरीका से पढ़ के खत्म किए हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी भी एक सुंदर सा टॉपिक है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में बस 11th में जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा रिविजन होना जरूरी है, जो आज हम कराएंगे भी। तो हम आगे ही कह चुके हैं, जैसे जैसे हम कर रहे हैं उस ढंग से तुम लोग करते रहो तो कहीं कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। कैलकुलस भी हम लोग शुरू करेंगे। कैलकुलस हम लाइव में जब आएंगे तब शुरू करेंगे, या नहीं तो ऑफलाइन मोड में रहेंगे तब करेंगे, या नहीं तो लाइव में आएंगे तो। क्लियर है? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बड़ी सुंदर चीज है प्रोबेबिलिटी, आज उसी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट जो करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एग्जाम के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। एग्जाम के बारे में जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद तो हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्या कैसे है। अभी सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, तुम लोग जान रहा होगा। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं यह कुछ देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बात के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। क्योंकि जब भी आप बुक हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, जब भी आप टॉपिक शुरू करते हैं तो 3 चीज मेरे मन में बार बार आते रहता है। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो उसी 3 बात पर रहता है। पहला बात क्वाइन, तुम लोग जानता होगा। क्वाइन बोलते हैं सिक्का को। क्वाइन में 2 चीज होता है, टॉसिंग करते हैं क्वाइन को। क्वाइन उछालने को बोलते हैं टॉसिंग ऑफ क्वाइन। एक सिक्का उछालते हैं, सिक्का में 2 चीज होता है, हेड और टेल। जब भी सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल उसमें होता है। क्लियर है? हेड होता है और टेल होता है। हेड को एस से इंडिकेट करते हैं, टेल को टी से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद डाई। डाई छकरी बोलते हैं, इसी का प्लुरल होता है डाइस। छकरी या नहीं तो पासा कहा जाता है इसको। क्लियर है? डाइस में होता है 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। 6 फेस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है। तो डाई भी तुम लोग समझ गया, या डाइस, इसी का प्लुरल को डाइस बोलते हैं। डाइस में वही डाई में 6 चीज होता है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक। तो दूसरा बात यही डाई का था। और तीसरा है प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि इसी 3 बात पर प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम हिसाब रहते हैं। प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तुम लोग जानता है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। प्लेइंग कार्ड्स वही ताश की पत्ती। क्लियर है? प्लेइंग कार्ड्स जो है प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 पत्ती होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। क्लियर है? 52 कार्ड्स होते हैं, 52। या 52 कार्ड जो होता है वह 2 कलर में बटा हुआ रहता है, रेड और ब्लैक। रेड जो होता है वो 26 होता है, और ब्लैक भी जो होता है वो 26 होता है। यानी प्लेइंग कार्ड्स 52 जो कार्ड्स होते हैं वह 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। यह रेड जो है सो 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है हार्ट और दूसरा होता है डायमंड। हार्ट और डायमंड। हार्ट वही जिसको लालपान कहते हैं, डायमंड समझ ही रहे हो जिसको इटिया ठिकरी वगैरह सब बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। डायमंड वही डायमंड की तरह बना हुआ रहता है, और हार्ट का सिंबल रहता है, दिल का निशान की तरह। तो रेड में 2 टाइप का हो गया, हार्ट और डायमंड। हार्ट जो होता है वो 13 होता है, 13। और डायमंड भी जो होता है वो 13 होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13। 13 और 13 हो गया 26। ब्लैक भी 2 टाइप का होता है, स्पेड और क्लब। स्पेड बोलते हैं काला पान को, जिसको स्याही वगैरह बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसी को स्पेड कहा जाता है। स्पेड भी 13 होते हैं। और क्लब हो गया चिड़िया जिसको बोलते हैं,
क्लियर है। तो क्लब भी 13 होते हैं, तो 13, 13, 26, 39 और 52, यही 52 पत्ती की कहानी है। हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ब्लैक में हो गया स्पेड और क्लब, और रेड में हो गया हार्ट और डायमंड। अब यह हार्ट भी जो होता है, और यह 13 जो पत्ती होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ध्यान सुना। एक्का होता है, जिसको एक्का बोलते हैं। एक किंग, जिसको बादशाह कहा जाता है। क्वीन, जिसको बेगम बोलते हैं। जैक, जिसको गुलाम बोलते हैं। बाकी दहला, नाला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंचा, चौका, तिग्गी, दुग्गी, यही 13 पत्ती होते हैं हार्ट में। क्लियर है। एक्का, किंग, एक्का को एक्का ही बोलते हैं। किंग बादशाह जिसको बोलते हैं। क्वीन, जिसको बेगम कहा जाता है। जैक, जिसको गुलाम कहते हैं, उसको जे लिखा रहता है, तुम देखना। क्वीन पर क्यू लिखा रहेगा, किंग पर के रहता है, एक्का तो समझ ही रहे हो। और बाकी वही दहला पर 10 रहता है, नाला पर 9, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंचा, चौका, तिग्गी, दुग्गी होता है। इस तरीका से ये प्लेइंग कार्ड्स हमारा हो गया 13 पत्ती की कहानी। क्लियर हो चुका। यही 13 पत्ती डायमंड में भी होते हैं, यही 13, और यही 13 पत्ती 13 कार्ड्स स्पेड में भी होते हैं, और यही 13 कार्ड्स जो होते हैं वो क्लब में भी होते हैं। इस प्रकार से 52 पत्ती का निर्माण हो जाता है। क्लियर है। यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमसे कोई पूछेगा कि प्लेइंग कार्ड्स में कितने कलर के होते हैं, तो हम जवाब देंगे 2 कलर का, रेड और ब्लैक। रेड 26 और ब्लैक भी 26। कोई पूछेगा प्लेइंग कार्ड्स कितने टाइप का होता है, तो हम जवाब देंगे 4 टाइप का होता है। 4 टाइप में हो गया हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। कोई हमसे पूछेगा कि प्लेइंग कार्ड में कितने किंग होते हैं, तो 4 किंग होते हैं। एक हार्ट का किंग, डायमंड का किंग, एक स्पेड का किंग, एक क्लब का किंग। कोई पूछेगा प्लेइंग कार्ड में कितने रेड किंग होते हैं, रेड किंग यानी लाल किंग, लाल बादशाह, तो रेड किंग कितने हो गए, 2। एक तो हार्ट का हो गया, वो डायमंड का हो गया। कोई पूछेगा प्लेइंग कार्ड में कितने ब्लैक एक्का होते हैं, तो ब्लैक एक्का कितने हो जाएंगे, 2। एक तो स्पेड का एक्का, एक तो क्लब का एक्का। कोई पूछेगा सीधे कितने एक्का होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, तो 4 जवाब देंगे, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, चारों का एक्का हो जाएगा। तुम लोग समझ चुका होगा। क्लियर है। यही कार्ड्स का कहानी है। एक बात और लास्ट में बोलूंगा, फेस कार्ड्स, मूर्ति वाला पत्ती उसको बोलते हैं, जिसमें मूर्ति लगा रहता है, उसी को बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड होते हैं 12। कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं, उसको फेस कार्ड कहा जाता है। एक में 3, जैसे किंग, क्वीन और जैक, यह 3 ऐसे कार्ड होते हैं जिस पर फेस बना हुआ रहता है, आकृति बनी हुई रहती है, पिक्चर बना हुआ रहता है। तो 3 तो इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 चौका 12। यही 12 पत्ती को बोला जाता है फेस कार्ड्स। अब कोई बोले फेस कार्ड्स तो घबराएंगे नहीं, या 12 कार्ड को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा है प्लेइंग कार्ड्स की कहानी। तो मैं 3 बात बोला हूं। प्लेइंग कार्ड्स तुम लोग समझ चुका, इसके बाद क्वाइन भी समझ चुका, सिक्का जिसमें हेड और टेल होता है, और तुम लोग डाई भी समझ गया, जिसको डाइस भी बोलते हैं प्लुरल में। छकरी या पासा, जिसमें 1 से लेकर 6 तक होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इसी 3 पर मोस्टली हिसाब रहते हैं, इसलिए ये बात जानना जरूरी था। यहां तक तो क्लियर हो चुका। अब जरा उससे थोड़ा और आगे बढ़ो। चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी यूज यहां होगा। तुम लोग पढ़े हुए हो, यन वस्तु में से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन बोलते हैं, या तुम लोग को होगा। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, यानी यन समान में से आर समान को चुनने को, यानी सेलेक्ट करने को ही कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और उसको NCR से इंडिकेट करते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स टेकन, ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी n समान में से आर वस्तु को लेकर सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उसको NCR से इंडिकेट करते हैं। और इसका वैल्यू लोग पढ़े थे, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है। फैक्टोरियल तुम लोग समझ रहा होगा। फैक्टोरियल होता है वहां से लेकर, जो लिखा रहे वहां से लेकर और 1 तक का गुणनफल। जैसे फैक्टोरियल 4 अगर कोई दे दे 4, तो इसका मतलब क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इस प्रकार से 24 हो गया। फैक्टोरियल 3 कोई दे दे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो गया। फैक्टोरियल तो समझ ही रहा है। तो बात वही कर रहा था, सिलेक्शन जब भी होगा तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। सिलेक्शन में, सिलेक्शन जब भी होगा तो कॉम्बिनेशन का यूज करना है, सिलेक्शन। क्लियर है। और अरेंजमेंट जब भी होगा तो परमुटेशन का यूज करना है। क्लियर है। जैसे n विभिन्न वस्तु में से r वस्तु को सजाना है, अरेंज करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। n वस्तु में से r वस्तु को लेकर सजावट निकालना हो तो वहां npr का यूज करते हैं, और npr होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। जैसे प्लेइंग कार्ड में 52 पत्ती है, कोई कहेगा 2 पत्ती सिलेक्ट करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे 52C2 यानी 52C2, और इसका वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। प्लेइंग कार्ड से 4 पत्ती सिलेक्ट करते हैं, 4 कार्ड सिलेक्ट करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे 52C4, 52 में से 4 पत्ते कोई सिलेक्ट किए। तो कॉम्बिनेशन जब भी सिलेक्शन, खास से इसका काफी यूज होता है कॉम्बिनेशन का, जब भी सिलेक्शन का कंसेप्ट आएगा तो एनसीआर का यूज करेंगे। यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा बेसिक चीज सब जिसके लिए जो हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए जरूरी है। इसके बाद हम पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में। याद करो, सब काम होने के बाद भी अगर हमारा काम हुआ माना जाए तो वहां मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, और कोई एक काम करने पर अगर मेरा अगला काम हुआ माना जाए तो वहां एडिशन रूल लगता है, जो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े थे। तो ये सब बेसिक चीज सब है। अब आइए प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है शुरुआत, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में सबसे स्टार्टिंग जो मैं कर रहा हूं वो सैंपल स्पेस। इससे पहले तो बेसिक बात बताया हूं, जो जरूरी था उसका पिलर्स था। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूं। सैंपल स्पेस होता है द सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment is called sample space, is called sample space। देखो क्या लिखा हूं, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, द सेट, सेट मतलब समुच्चय, ऑफ ऑल पॉसिबल सभी संभव आउटकम्स यानी आने वाली चीज, आउटकम्स मतलब होता है आने वाली चीज, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट किसी प्रयोग में। एक्सपेरिमेंट का होता है यहाँ कोई साइंटिफिक प्रयोग नहीं, कोई काम जो करते हैं, जैसे सिक्का उछालते हैं भी एक एक्सपेरिमेंट है, छकरी भांजते हैं भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो वही द सेट यानी समुच्चय, ऑफ ऑल पॉसिबल सभी संभव, आउटकम्स यानी आने वाली चीज, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट किसी एक्सपेरिमेंट में, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, उसे हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। यानी कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब यहां काम हुआ, कोई भी जो काम करते हैं उसमें जो जो चीज आ सकता है उन्हीं के समुच्चय को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर है। सैंपल स्पेस को जनरली यस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। जनरली सैंपल स्पेस को यस से इंडिकेट किया जाता है, वैसे और किसी भी कर सकते हैं लेकिन जनरली कैपिटल यस से इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल एक देता हूं, टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन, एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा एस इज इक्वल टू हेड और टेल। सेट समुच्चय को बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। कोई हमसे पूछेगा एनएस कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यस, तो एनएस इज इक्वल टू 2 हो गया, 1 2 गिन के बोलेंगे। तो सैंपल स्पेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी किसी काम में किसी भी काम में जो जो चीज आ सकता है उन्हीं के समुच्चय को सैंपल स्पेस कहते हैं, संभव असंभव नहीं। क्लियर है। वो लिखा हूं द सेट समुच्चय ऑफ ऑल पॉसिबल सभी संभव आउटकम्स यानी आने वाली चीज, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट किसी एक्सपेरिमेंट में, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, उसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी कोई भी काम जो करते हैं उसमें जो जो चीज आ सकता है उसी के संभव चीज को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इसको एस से इंडिकेट किया जाता है। एग्जांपल देकर दिखा दिया, टॉसिंग ए क्वाइन, एक सिक्का उछालेंगे तो क्या हो सकता है संभव, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कि कोई दूसरा चीज आ जाएगा, नहीं ना आएगा। तो वही लिखा है यस इज इक्वल टू हेड और टेल, मिडिल ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब कोई हमसे पूछेगा कि एनएस क्या है, एनएस का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यस, यस में सदस्यों की संख्या, तो गिन लेंगे 1 और 2, तो 2 सदस्य है, इसलिए एनएस इज इक्वल टू 2 हो गया। यही कोई देता थ्रोइंग ए डाई, एक छकरी भांज रहे हैं,
तो छकरी भाजेगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, पासा भाज रहे हैं। तो NS कोई पूछता है NS इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 6 बोलते हैं। यह यस हो गया और यह NS हो गया। तो लोग समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, यानी कोई भी काम में जो जो चीजें आ सकता है उन्हीं के समुच्चय को सैंपल स्पेस कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट चीज, घटना, इवेंट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इवेंट। इवेंट क्या बोले, इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, देखो, एन इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। इवेंट जो होता है वह सैंपल स्पेस का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। यानी घटना जब भी कोई घटेगा तो सैंपल स्पेस के भीतर का कोई एलिमेंट होगा, कोई सैंपल स्पेस के बाहर का नहीं आ जाएगा, या तो उसी के भीतर का होगा, नहीं तो सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, या उसी को हम सेट थ्योरी के लेवल में लिखे हैं सबसेट। सबसेट मतलब होता है उप समुच्चय, तो लोग जानते हो सब बात। तो इवेंट जो है सो सैंपल स्पेस का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। घटना कोई बाहर से नहीं आता है, सैंपल स्पेस के भीतर से ही आता है। सैंपल स्पेस के भीतर का ही कोई चीज घटना होता है, यानी इसका सबसेट होता है, या तो बराबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी तो सैंपल स्पेस के भीतर का कोई ना कोई रहेगा। उसी को लिखे हैं कि घटना जो होता है वो सैंपल स्पेस का उप समुच्चय होता है। तो इवेंट तुम लोग को समझ में आ गया, इसे हम लोग 11th में पढ़े थे, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ। क्लियर है। अब जरा उससे आगे बढ़ो, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो कि सबका यूज है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन, याद करो। probability, if S is sample space and E be any events, then probability, if S is sample space and E be any event, then probability of event E is denoted by TE। क्लियर है। एंड TE इज इक्वल टू होता है NE बाई NS। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी पर सारा प्रोबेबिलिटी का काम होता है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट का निकलता है, घटना का निकलता है। क्लियर है। वही लिखा हूं कि इफ यस इज सैंपल स्पेस, यस मेरा सैंपल स्पेस है, एंड ई बी एनी इवेंट, और ई हमारा कोई घटना है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाई पीई। तो घटना ई के प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीई से सूचित करते हैं। इसको पढ़ते ऐसे हैं, पीई का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। जैसे कहीं कोई लिखा रहेगा पीई, तो हम लोग पढ़ेंगे इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी ए घटना का नाम है और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी हुआ। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ना आ गया, डिनोट करना आ गया। और प्रोबेबिलिटी होता क्या है वही लिखा हो कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी का निकालना, जैसे पी निकालना हो तो नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी ई में सदस्यों की संख्या अब बटे सैंपल स्पेस में सदस्यों की संख्या को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। एक एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 when throwing a die, कहता है एक छकरी भांजते हैं तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। तो आइए सॉल्यूशन, हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, डाई थ्रो कर रहे हैं तो छकरी भांजेंगे तो क्या होगा, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, यही ना आएगा। तो NS बराबर हमारा क्या हो गया, NS इज इक्वल टू हमारा हो गया, NS इज इक्वल टू हमारा 6 हो गया। क्लियर है। और घटना इवेंट हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो E इज इक्वल टू 6 हो गया। यानी यहां मैं कर दे रहा हूं, यानी इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, NE इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया। क्लियर है। E में सदस्य की संख्या एक ही ना हुआ,
तो सो पीई इज इक्वल टू जस्ट अभी पढ़े हैं NE बाई NS, NE बाई NS। इस प्रकार से NE हमारा 1 और NS हमारा 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी निकल गया हमारा। क्लियर है? यानी छतरी जब भांजते हैं तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी तुम लोग समझ चुके हो, नंबर ऑफ घटना बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, सब क्लियर हो चुका। अब जरा उससे थोड़ा और आगे बढ़े, सब लोग 11th में पढ़े, तो उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि सबकी जरूरत मुझे है। इसका हम लोग पढ़े थे, याद करो, किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले थे, किसी भी घटना से, ये कोई इवेंट है, घटना है, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है वह 0 से लेकर और 1 तक ही होता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज फ्रॉम 0 to 1, यानी 0 से लेकर 1 तक ही होता है। यानी ना 0 से कम हो सकता है किसी का प्रोबेबिलिटी, यानी माइनस में नहीं हो सकता है, और ना 1 से बड़ा। यानी पूरे प्रोबेबिलिटी के बुक का आंसर 0 से 1 तक ही होगा। वो भी 0 होगा इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी, तुम पढ़े हो, असंभव घटना। और 1 जो हो जाएगा वो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब बाकी जितने भी जनरल घटना होंगे उसका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होगा। लेकिन चूंकि इम्पॉसिबल और श्योर रह लेते हैं इसलिए 0 से 1 हम लोग बोल देते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का, इवेंट का 0 से लेकर और 1 तक ही होता है। ना 0 से छोटा हो सकता है, ना 1 से बड़ा हो सकता है। ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो, यहां तक तो क्लियर है। इसका हम लोग पढ़े थे, याद करो, 11th में बहुत सारी बात सब पढ़े थे। इफ ई बी एनी इवेंट, ई कोई घटना है, एंड ई डैश, याद करो, ई डैश बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इफ ई बी एनी इवेंट एंड ई डैश बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देन, तो हम लोग पढ़े थे, याद करना, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी पीई अब प्लस पीई डैश इज इक्वल टू होता है 1। बहुत सुंदर सा ये फॉर्मूला, ऐसा काफी यूज होता है। पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1। क्लियर है? ई हो गया किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और ई डैश हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे निकालते तुम जानते हो? जैसे मान लो एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 हो गया, और घटना ई मान लो हो गया इवेन नंबर आना, सम संख्या हो गया 2 4 6, तो ई डैश हो जाता है क्या चीज? यस माइनस ई, यानी यस में से ई को हटा देते हैं, घटा देते हैं, तो ई डैश का निर्माण होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है। और इस प्रकार से इसमें हट जाएगा तो 1 3 और 5 यही हमारा ई डैश होगा। तो वही है, किसी घटना का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री के प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। तो मान लो कि हमको कोई, तो पी डैश हम नहीं निकालेंगे, 1 में से पी घटा देंगे, या कोई पी डैश हमको दे देगा। क्लियर है? पी डैश जब दे देगा तो क्या पी हम लोग नहीं निकालेंगे, 1 में से पी डैश घटा लेंगे तो हम लोग को पी निकल जाएगा। क्लियर है? इसलिए इस फॉर्मूला का काफी यूज होता है, पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1। इसके बाद इस डैश को ऐसे भी लिखा जाता है, पी डैश ऐसे भी, या नहीं तो ऐसे भी है, ऐसे भी, ऐसे भी, या ऐसे भी। भाषा में कहेंगे तो नॉट इन ई भी कह सकते हैं, नॉट इन ई, ऐसे भी। तीनों चीज से क्या है, या टी डैश या पी डैश या पी नॉट इन ई। नॉट इन ई को ही तो ई डैश कहते हैं, समझ में आया? लैंग्वेज में ऐसा रहेगा, नॉट इन ई, उसी को ई डैश कहेंगे। तो ये तो क्लियर हो चुका। अब देखो, हम लोग पढ़े थे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद करो, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े थे 11th में। क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन इंटरसेक्शन तुम लोग समझ रहे हो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस थ्योरी को कहा जाता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें 1 2 3 4 चीज दिया हुआ है, 4 में से कोई 3 चीज दे देगा तो चौथा चीज का मान वो निकाल सकते हैं। यूनियन तुम समझ रहे हो, ये यूनियन का सिंबल है और ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसमें बताए थे कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, याद करो इसी में दिए थे एक बात और नोट, कि इफ
A and B are mutually exclusive events. If A and B are mutually exclusive events, then तब PA union B is equal to PA प्लस PB सिर्फ हो जाता था। याद होगा तुम लोगों को, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं वैसे इवेंट्स को जिसका इंटरसेक्शन फाई हो, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसका 0 हो, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। जब ये ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 हो जाएगा। ये 0 जब भी डालेंगे तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा हो जाता है पी ए प्लस पीबी, इसलिए हम लिखे हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। तो घटनाएं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना कहते हैं ऐसा घटना है जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। बात समझ में? यानी उसका इंटरसेक्शन कॉमन है ना, कहते हैं इंटरसेक्शन निकाले तो फाई आवे, एम्प्टी सेट आवे, तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है तो यूनियन सीधे जोड़ में बदल जाता है, यानी पीए यूनियन बी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाता है। यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होगा तब ये थोड़ी लगेगा पीए यूनियन बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। तो ये सब हम लोग जितना बात आज पढ़े हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट था 11th का, जो जानना जरूरी तुमको था। हमको लगता है कि तुम लोग एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारी बातों को मैंने डिटेल्स में बता दिया है। क्लियर है? अब हम लोग अपना जो 12th का पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का, उसका चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? उस चैप्टर का क्या मिटा दे रहा हूं मैं, 12th का पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है। 12th का हमारा सिलेबस यहीं से चालू है, कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इस सब के बारे में हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम लोग का काम आज के क्लास का हो चुका है, इसलिए अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो लोग पैसेंसली जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आराम से पढ़ते जाना, कहीं कोई चिंता नहीं करना। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।